आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खारजा सेक्रेटरी आज पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मालूमात करेंगे फराहम। मौजूदा खारजा पॉलिसी डेवलपमेंट पर देंगे ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर भारत के दिफाई नजरिए में साबित हुआ है एक अहम मोड़। वजारत दिफा ने कहा, तीनों फौजों के दरमियान देखी गई शानदार हम आहंगी और कारकर्दगी। अमेरिका ने कहा, हम ईरान को 1% भी यूरेनियम अफजूदगी की नहीं दे सकते इजाजत। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा ने कहा, यूरेनियम अफजूदगी रहेगी जारी, ताहम ईरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए है तैयार कि वो नहीं बनाएगा एटमी हथियार। IMF ने पाकिस्तान को किया खबरदार, भारत के साथ कशीदगी बन सकती है माशी बहरान का सबब। पाकिस्तान को आइंदा किस्तों के लिए पूरी करनी होगी IMF की 11 नई शराइत। आज से 24 तारीख तक चिलचिलाती गर्मी से मिल सकती है राहत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी के आसार। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल कैसी है? खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज इस मामले पर पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। करंट फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर ब्रीफिंग भी देंगे। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएगी, जो 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 6 और 7 मई के दरमियानी शब को किया गया था। इसके अलावा कमेटी को 10 मई को दोनों फरीकों के दरमियान तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के बारे में भी वाकिफ करवाया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसके बाद की कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से कई पाकिस्तानी एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। फिर 10 मई को शाम 5 बजे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया गया और ये जंगबंदी, ये सीज फायर अब भी जारी है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अपना पैगाम मजबूती से दुनिया को पहुंचाने के लिए कलीदी शराकतदार ममालिक में 7 ऑल पार्टीज वफूद भेजने की तैयारी कर रहा है। अब भारत की पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इस मामले पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। भारत का कुल जमाती वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाएगा। ये कुल जमाती वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मुत्तफ़िक़ा और ठोस हिकमत अमली को दुनिया के सामने पेश करेगा। भारतीय वफ्द का ये दौरा 23 से 25 मई के दरमियान शुरू होने का इम्कान है। शशि थरूर की क़यादत में टीम 23 मई से अपने गैर मुल्की दौरे का आगाज़ करेगी। इस वफ्द की क़यादत करने वालों में कांग्रेस के शशि थरूर, BJP के रविशंकर प्रसाद, JDU के संजय कुमार झा, BJP के बैजयंत पांडा और DMK की कनी मोझी, NCP की सुप्रिया सुले और शिवसेना के एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इसके साथ ही खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इन 7 वफ्द लीडरों के तहत अलग अलग वफूद को ब्रीफिंग देंगे। ये तमाम वफूद अपने गैर मुल्की दौरे पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की आवाज़ उठाएंगे। रवानगी से कबल इन 7 वफूद को 2 मरहलों में ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल कैसी है? खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज इस मामले पर पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। करंट फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी मालूमात होगी, जो 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 6 और 7 मई के दरमियानी शब को किया गया था। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी को 10 मई को दोनों फरीकों के दरमियान तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के बारे में भी आगाह किया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद की कार्रवाई में भारतीय फौज की जानिब से कई पाकिस्तानी एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। फिर 10 मई को शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया गया और ये जंगबंदी अब भी जारी है।
आगे बढ़ते हैं। वजारत दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के दिफाई नजरिए में एक अहम मोड़ साबित हुआ है। इसने तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी, स्ट्रेटेजिक गहराई और तकनीकी महारत का मुजाहरा किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी, पेशा महारत और मकसद के साथ तीनों खदमात के मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल को जाहिर किया है। मुख्तलिफ एजेंसियों के इंटेलिजेंस मालूमात ने 9 बड़े कैंपों की तस्दीक की, जिन्हें बिलाखिर ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई मोहतात मनसूबाबंदी और इंटेलिजेंस की ज़ेर क़यादत नुक़्ता नज़र पर मबनी थी, जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि ऑपरेशन को कम से कम नुकसान के साथ अंजाम दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा हॉलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के सरकारी दौरे पर होंगे। आज से शुरू होने वाला ये सफ़र 24 मई तक जारी रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर अपने दौरे के दौरान इन ममालिक के आला रहनुमाओं और वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन, तजारत, टेक्नोलॉजी और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर जैसे अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी इदारों ने पाकिस्तान को इस बारे में खबरदार करना शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शराइत आयद की हैं और भारत के साथ बढ़ती कशीदगी को इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए ख़तरा भी करार दिया है। IMF की हालिया रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी रही या मज़ीद ख़राब हुई तो पाकिस्तान का माशी इस्लाहाती प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को दी जाने वाली इक़्तिसादी इमदाद पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। IMF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपना आलमी इमेज बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में कहा कि अगर माशी इस्लाहात की ज़रूरत है तो शफाफियत दिखाना होगी। IMF की ये रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी की गई थी। हिंदुस्तान ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस रकम का सरहद पार से रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के लिए गलत इस्तेमाल ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड्स को भारत में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि एक इंतहाई हसास कार्रवाई में उत्तर प्रदेश ATS ने मुरादाबाद से एक एजेंट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िम की शनाख्त शहजाद बल्द अब्दुल वहाब साकिन रामपुर के तौर पर हुई है। वो तवील अरसे से पाकिस्तान के साथ राब्ते में था और खुफिया तौर पर कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाला जात और दीगर सामान भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पार से स्मगलिंग करता था और इस आड़ में वो ISI के लिए काम करता था। वो ISI के एजेंटों से मुसलसल राब्ते में था और उसने मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात शेयर की हैं। जम्मू कश्मीर की शोपिया में पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापा मारकर असला और गोला बारूद बरामद किया है। शोपिया के इलाके DK-पुरा में भारतीय फौज और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार भी किया गया है। छापे के दौरान 2 पिस्तौल, 4 दस्ती बम और 43 कारतूस और दीगर काबिल एतराज़ मफाद भी बरामद किया गया है। इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है। मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान के सूबाए सिंध में मातली फलकारा चौक के करीब दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता बदनाम दहशतगर्द सैफुल्लाह खालिद को हलाक कर दिया गया है। ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक उन्हें नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर मॉड्यूल चला रहा था और भारत में दहशतगर्दों की दरअंदाजी, हथियारों की स्मगलिंग और माली मुआवनत जैसी संगीन सरगर्मियों में मुलव्वस था। ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आज़म चीमा का करीबी साथी था और 2006 में नागपुर में RSS हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दाना हमले में भी इसका किरदार था। इसके अलावा वो रामपुर में CRPF कैंप और IISC बेंगलुरु पर हमले की साजिश में भी मुलव्वस था।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने एक तारीखी संग मील हासिल किया है। एनसीसी कैडेट्स की टीम ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को कामयाबी से सर किया। दस्ते में कुल 10 कैडेट्स शामिल थे, जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां, 4 अफसरान, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, 1 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और 10 नॉन कमीशन ऑफिसर्स शामिल थे। कैडेट्स को मुल्क भर से मुंतखब किया गया, जो सख्त तरबियत और इंतखाब के अमल से गुजरे थे। इस ग्रुप ने एवरेस्ट मिशन से पहले मशक के लिए माउंट आबी गामेन सर किया था। इसके बाद सियाचिन बेस कैंप में फनी और सरमाई तरबियत के लिए 15 कैडेट्स का इंतखाब किया गया, जिनमें से 10 को एवरेस्ट की मुहिम के लिए मुंतखब किया गया। मुश्किल मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते के बावजूद कैडेट्स ने एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा और एनसीसी परचम लहराया। इस मुहिम को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया था। 2013 और 2016 के बाद ये एनसीसी की माउंट एवरेस्ट सर करने की तीसरी कामयाबी मुहिम है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की क़यादत में भारत के एक सरकारी वफ़द ने पोप लियो 14 की तकरीब में शिरकत की। नागालैंड के नायब वज़ीर आला यंथोंगो पैटर्न भी भारतीय वफ़द का हिस्सा थे। इस अहम आलमी मजहबी तकरीब में भारतीय वफ़द की शिरकत बैन मजहबी ताल्लुकात, बिरादरियों के दरमियान बाहमी एहतराम और होली सी के साथ सिफारती इन्हमाक के तय भारत की गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करती है। हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक में वाक़े गुलजार कृष्णा पर्ल्स और मोदी पर्ल्स में कल सुबह लगने वाली ज़बरदस्त आग में अब तक 17 अफराद हलाक हो गए। एसी कंप्रेसर में धमाके के बाद पहली मंजिल पर लगी आग तेज़ी से फैल गई और इसके धुएं के बायस 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 14 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। अब भी कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के वक्त इमारत में तकरीबन 30 अफराद मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा, हैदराबाद में आतिशज़दगी के हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत कई लोगों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मेरी ताज़ियत उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद में आतिशज़दगी के वाक़यात पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी एक्स पर लिखा गया, हैदराबाद तेलंगाना में आतिशज़दगी के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। इन लोगों से ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म कौमी रिलीफ फ़ंड से हर मरने वाले के लवाहिक़ीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान, ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त मुख्तलिफ मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। बाज़ इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए कई रियासतों के लिए वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरला में 24 मई तक भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। साथ ही शुमाल मशरक़ी भारत में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और पंजाब के साथ मगरबी बंगाल, सिक्किम 4 मई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज चमक और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में अलग थलग मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल झालावारी और बारिश का इम्कान है। मगरबी राजस्थान में 22 मई तक गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है।
कांस फिल्म फेस्टिवल के आलमी स्टेज पर भारतीय सिनेमा अपना जादू बिखेर रहा है। सिनेमा में अब सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि ये हमारी सकाफत की भी अक्कासी करता है। ये मुआशरे का आईना है जो हमारे अकायद, ख्यालात और इक़्तिदार का मज़हर है। इस सिलसिले में हुकूमत की नई सकाफती पॉलिसी और सिंगल विंडो शूटिंग जैसी स्कीमें फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। कान इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बैनुल-अक़वामी प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म डायरेक्टर्स के साथ बातचीत करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। इस मकसद के साथ महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया है। ये मराठी सिनेमा के लिए बहुत अहम मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्में अस्सल अ मैच, स्नोफ्लावर और खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। ये मुसलसल 10वां साल है जब मराठी सिनेमा ने इस बावकार प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिलाया है। मेरी 2 फिल्में इस बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में है। द स्नोफ्लावर, जिसका पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, जिसको मैंने साइबेरिया में शूट किया था, और दूसरी मेरी फिल्म है पारो, जो बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है और जो बहुत एक अच्छे मुद्दे को उठाती है। दोनों फिल्मों का स्क्रीनिंग हो चुका है और बहुत ही जो रिस्पांस मिला है उससे पता चला कि जो मेहनत की थी, जो काम किया था, लोगों तक पहुंच रहे हैं और जैसा चाहता था वैसा पहुंच रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र और फिल्म सिटी मुंबई के इश्तराक से ये इक़दाम नौजवान फिल्म साजों को आलमी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तरफ एक मजबूत कदम है, जिससे उन्हें बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग का मौका मिलता है। महाराष्ट्र में दादा साहब चित्रनगरी है, वहाँ चित्रनगरी में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हॉलीवुड उसके बहुत बड़े नायक जो है, उनकी शूटिंग्स मुंबई में हो गई है। उसको लार्ज कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। Marathi films with their content, they are coming to Cannes for so many years. This year we have brought 4 films. These newcomers, filmmakers, they are getting monetary support, moral support and very big hand from Maharashtra government. मराठी सिनेमा अपने मवाद पर मबनी और मकामी कहानियों से मुतासिर होकर अब आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शिनाख्त बना रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में महाराष्ट्र का ये इक़दाम न सिर्फ नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा के सकाफती तनव्वुर को भी दुनिया के सामने लाता है। यहाँ बैनुल-अक़वामी मार्केट में मराठी फिल्मों की तशहीर का काम 20 मई तक किया जाएगा। भारत के सुदूरवर्ती जगहों से आई कहानियां यहाँ कान में सभी का दिल छू रही हैं। कान फिल्म मार्केट में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, हाउसफुल स्क्रीनिंग हो रही है और वो खासी सराहना भी बटोर रही है। यकीनन वैश्विक सिनेमा के इस महाकुंभ ने भारत ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कहानियां सिर्फ बनती नहीं, गूंजती हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए कान। और गैर मुल्की खबरों में इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि इसराइल गज़ा की पट्टी पर अपनी नाकाबंदी में नरमी करेगा और महदूद मकदार में खुराक की सप्लाई भी वहां मुंतकिल करने की इजाज़त देगा। इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर ने इतवार को जारी करदा एक बयान में ये इतला दी। बयान में कहा गया है कि गज़ा की पट्टी में कहत को रोकने के लिए इसराइल महदूद मकदार में ग़िज़ाई अशिया की तरसील की इजाज़त देगा। इसराइल ने यह ऐलान उस वक्त किया जब दोनों अतराफ के ज़राए ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कतर में बिलवास्ता बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इससे कबल इसराइली फौज ने गज़ा के शुमाली और जुनूबी हिस्सों में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि ईरान को 1% भी यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी न करने का मुआहदा शामिल होना चाहिए। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकी ने विटकॉफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि स्टीव विटकॉफ हकीकत से बेखबर है। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के मौक़िफ़ का इयादा किया कि अफजूदगी जारी रहेगी, लेकिन ईरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताउन करने के लिए तैयार है कि जौहरी हथियार तैयार ना हो। क़ब्ल अज़ीं जुमेरात को सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब है।
साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। ये इत्तला उनके दफ्तर से जारी एक बयान में दी गई है। बयान में कहा गया है कि कैंसर 82 साल बाइडन की हड्डियों में फैल चुका है और इसके इलाज के मुख्तलिफ मुतबादलों का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, अफवाज के लिए 40,000 करोड़ की दिफाई खरीदारी को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हुकूमत हिंद ने तीनों अफवाज को 40,000 करोड़ रुपए की हंगामी खरीदारी की मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान दी गई और जिसमें वजारत दिफा और अफवाज के आला अफसरान मौजूद थे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। हैदराबाद में अंधुनाक हादसा, शदीद आतिशज़दगी में 17 अफराद की मौत और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। महलूकीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म फंड ने लवाहिकीन को 2-2 लाख और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की इमदाद का ऐलान किया है। और यहाँ क्योंकि ये हैदराबाद की ख़बर है तो यहाँ ये भी बता दें आपको कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। सदर जमहूरिया और पीएम ने इजहार अफसोस किया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, जल्द आएगा 20 रुपये का नया नोट। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज़ नई के तहत 20 रुपये के नए नोट जारी किए जाएंगे। इस पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। इन नए नोटों के डिज़ाइन और फीचर पहले से चल रहे 20 रुपये के नोट जैसे ही रहेंगे, सिर्फ दस्तखत को अपडेट किया जाएगा, यानी कि रंग, साइज, सिक्योरिटी फीचर सभी पहले जैसे ही रहेंगे। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तश्कील करदा वफूद में मुख्तलिफ पार्टियां के रहनुमा शामिल हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने ऑल पार्टी वफ्द तश्कील दिया है, जिसे 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। और इन ग्रुप्स में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से लेकर कई और नेता भी इसमें शामिल किए गए हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, डीयू में दाखिला इस माह के आखिर से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालीमी सेशन 2025 और 26 में अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्सेज में दाखिले का अमल इस माह के आखिरी हफ्ते से शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। डीयू में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी यानी कि CUET और यूजी और पीजी के इस कोर्स की बुनियाद पर किए जाते हैं। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी के चीन का अमेरिका और दीगर ममालिक के प्लास्टिक पर 75% तक एंटी डंपिंग टैक्स आयद करने का फैसला। जी हाँ, चीन ने इतवार को के रोज़ सरकारी तौर पर ऐलान किया कि वो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान और ताइवान से दरामद किए जाने वाले मखसूस इंजीनियरिंग प्लास्टिक पर एंटी डंपिंग टैक्स नाफिज कर रहा है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। और खेल की ख़बरों की बात करें तो खेलो इंडिया पहल के तहत पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स आज से भारत के समुद्री साहिलों पर शुरू होगा, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिनों के दौरान 6 मेडल इवेंट्स और 2 नुमाइशी गेम्स में हिस्सा लेंगे। ये खेल शनिचर को ख़त्म होंगे। मेडल इवेंट्स में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टकरा और साथ में आपको बता दें पिकॉक सैलॉट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल है। नुमाइशी खेलों में मलखम और रस्साकशी शामिल है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।